नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने वाला है 3 तारीख को, और उसको लेके तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपने स्टार प्रचारकों को लगा दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से विनय तिवारी लड़ रहे हैं चुनाव, और भाजपा की तरफ से अरविंद गिरी, जिनका निधन होने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, उनके बेटे अमन गिरी चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या क्या लोकल समस्याएं हैं, इसलिए कि लखीमपुर खीरी वही ज़िला है जहां अजय मिश्र टेन्यू को लेकर विवाद हुआ था, किसानों को लेकर विवाद हुआ था, गन्ना भुगतान की समस्या है, चीनी मिल की समस्या है, किसानों की समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है सहानुभूति की लहर भी है, और सत्तारूढ़ दल से जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलता है। किसको कितना फ़ायदा मिलेगा, ये चुनाव किस तरफ जा रहा है, किस तरफ लहर जा रही है, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, जितनी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत लगाई है वो कहाँ पर जाकर ठहर रही हैं, कहाँ पर जाकर टिक रही हैं, इन तमाम बातों का विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर सिंह, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत तिवारी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इन मेहमानों के पास इनके विचार के लिए जाएं, उससे पहले आपको इस चुनाव से जुड़े कुछ बयान सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी जिम्मेदारी से, गंभीरता से, प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग के साथ लड़ने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक एक करके लगातार गोला में मतदाताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। लखीमपुर खीरी के उपचुनाव में गोला विधानसभा में समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, और लखीमपुर खीरी में लगातार जो किसानों, नौजवानों, मजदूरों के साथ जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, अगर कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की गोला गोकर्णनाथ में होने जा रहा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। 3 नवंबर को होने जा रहे चुनाव में कौन बाजी मारेगा और किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा, इसे लेकर के दोनों दलों के बीच रणनीतिक विषाद बिछनी शुरू हो गई है। तो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, और समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और भाजपा की चूंकि सीट थी वहाँ पर, भाजपा के विधायक के निधन के बाद से रिक्त हुई थी, उनके बेटे को उतारा गया है उनकी सीट पर, और जाहिर सी बात है सहानुभूति की लहर है। हमारे साथ ओपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। ओपी सिंह से सबसे पहला सवाल लेना चाहते हैं। ओपी सिंह जी, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, सहानुभूति की लहर भी है, और जब डेफिनेटली सत्तारूढ़ दल अगर चुनाव लड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, लेकिन फिर भी आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए रमन जी, ऐसा है कि ये लखीमपुर खीरी का जो ये गोला गोकर्णनाथ का जो उपचुनाव है, ये एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर भारी मतों से विजय प्राप्त होगी, और जैसा कि आपने देखा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 55,000 मतों से विजय प्राप्त हुई थी, 2022 में 30,000 से अधिक मतों से प्राप्त हुई। अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं सब में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भारी मतों से जिताया है। चाहे वो 2017 विधानसभा चुनाव के पूर्व जो उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर, 7 पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली थी, केवल 1 सीट पर हमें बल्ली, जौनपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। उसी प्रकार से 2 और लोकसभा के उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी इसको अपना गढ़ मानती थी। दोनों उपचुनाव किस तरह से लोकसभा का बुरी तरीके से हारे हैं वो सबके सामने है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव जीतने और हारने का कारण होता है। भारतीय जनता 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, इसके बाद भी 17 का विधानसभा हार गए, 2022 का हार गए। नहीं, हम गोला की बात कर रहे हैं। गोला विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं के बीच बीजेपी
क्या लेकर जा रही है, किस बात को लेकर जा रही है? ये आपका मूल प्रश्न है और होना भी चाहिए। देखिए 2017 और 22 का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का चतुर्मुखी विकास किया। उस जनपद में 1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, 1,07,000 मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं, 6,45,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, 5 लाख रसोई गैस वितरित हुए हैं, 5,100 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ है और 5,000 से अधिक शौचालय बने। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ अभी तक। नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान 80% से ऊपर हो चुका है रविंद्र जी, और हमारे मुख्यमंत्री जी अब तक जो कहे हैं उसको किए, और उन्होंने कहा है कि पेराई के पहले गन्ना किसानों का भुगतान होगा। आप देखिए कि 2017 से अब तक पिछली सरकार ने 54,000 करोड़ रुपया जो है बकाया छोड़ करके गई थी। इस सरकार ने उसका भुगतान करने के पश्चात किसानों का गन्ना उत्पादन बढ़ा है। पहले आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी। चलिए एक लाइन में बताइए आपका मुद्दा क्या है, आपका मुद्दा क्या है, आप क्या लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? हमारा मुद्दा वही मुद्दा है रमन जी जो 2017 में था, 22 में था, 19 में था और अब तक जो चुनाव लड़े हैं। प्रदेश का विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों और आम आदमी तक पहुंचाना जी, और इस प्रदेश की जनता को दंगा मुक्त रखते हुए उत्तम कानून व्यवस्था की व्यवस्था करना। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश आज देश में मिसाल बन चुका है। चलिए आपकी बात पे एक रिएक्शन लेते हैं। समीर सिंह हमारे साथ प्रवक्ता हैं सपा के। समीर सिंह, आपका रिएक्शन। रमन जी, ओपी सिंह जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण करके बताया अभी, और जिस तरीके से उन्होंने राम राज्य स्थापित किया है इस डिबेट पे, इस हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बढ़िया प्रदेश है, और भारत देश हमारा दुनिया का सबसे अच्छा देश बन चुका है, जहाँ पे लूट मार नहीं है, जहाँ डकैती नहीं है, जहाँ सबके पास रोजगार है, जहाँ पे महंगाई से कोई त्रस्त नहीं है, जहाँ पे रुपए जो डॉलर की कीमत से डॉलर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जनता बहुत ही ज़्यादा सुखी है। ये हो गई ओपी सिंह जी की जो बात बोली है, उसके बेसिस पे हम बात करें तो। लेकिन जो असलियत है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। इतनी सारी बातें करी, जैसे बात अभी हुई आवास की हमने देखे कैसे फर्जी एडवर्टाइजमेंट्स आवास के सामने आ चुके हैं मीडिया के, कि कैसे एडवर्टाइजमेंट में जिस तरीके से एक महिला की फोटो लगाई जाती है प्रधानमंत्री जी के साथ, वो कहती हैं वो आज भी एक टूटे हुए मकान में, एक रेंटेड मकान में रह रही हैं, और उनका नाम छपा था कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में कि उनको प्रधानमंत्री आवास मिला। आपकी पार्टी क्या लेके जा रही है जनता के बीच में? देखिए हमारी गोला गोकर्णनाथ की बात अगर करें, हमारी तो आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? इसलिए कि अजय मिश्रा टेनी का जो विवाद हुआ था, जो किसान आंदोलन हुआ था, जो किसानों के साथ तमाम तरह की चीज़ें हुई थी, उसको तो एनकैश नहीं कर पाए विपक्ष। जी देखिए रमन जी, एनकैश ज़रूर नहीं कर पाए, वो बात अगर हम इलेक्शन रिजल्ट्स के टर्म्स में बात करेंगे तो ज़रूर आप ये समझिए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अजय मिस्टर टेनी ने जो घटना करी है उसका वहाँ के किसानों पे कोई असर नहीं है, वो किसान उस घटना को एकदम भूल चुके हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं बहुत गलत प्रूव हो जाएगी। अगर क्या कहते हैं, जितना आपने देखा विधानसभा चुनाव में जो नहीं हुआ वो चीज़ अभी हम अगर देखें 3 नवंबर को जो चुनाव आ रहा है उसमें जनता देखेगी। और रही बात ये कहने की कि देखिए जो अभी जिनकी वजह से ये चुनाव हो रहा है, जो हमारे स्वर्गीय अरविंद गिरी जी हैं वो नहीं रहे हमारे भी, जिसकी वजह से ये रिक्त हो गई थी सीट, तो वो अगर इसको भारतीय जनता पार्टी अपना विधायक कह के बोलती है तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो ये भूल जाती है कि 3 बार 1996 में, 2002 में, 2007 में वो समाजवादी पार्टी के ही घर से चुनाव जीते थे, जिसके पश्चात 2012 में अगर हम देखें जब ये गोला गोकर्णनाथ जो विधानसभा बनी है तब भी ये सीट समाजवादी पार्टी के ही पास थी। विनय तिवारी जी ही इसके पहले विधायक बने थे। अब 2 बार से वहां पे अगर हम देखें तो ठीक है विधायक हमारा नहीं जीत पा रहा है, लेकिन अगर हम ये देखें कि 2017 के कंपैरिजन में 2022 में जो वोट मिले हैं वो लगभग आधे वोटों का मार्जिन बचा है, जिस वोट मार्जिन से अरविंद गिरी 2022 में भी जीते थे। अब
क्योंकि अरविंद गिरी जी नहीं है, हमारी सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे में मुझे नहीं लगता कि वो चुनावी वो एक राजनीतिक परिपक्वता है जो अरविंद गिरी जी में समाजवादी थी। पार्टी और क्या लेके उसके जा रही है? बाद समाजवादी पार्टी किस तरह समाजवादी किस पार्टी तरह वही की लेके चीजें जा रही लेके है। जा रही है ताकि लोगों को आकृष्ट कर सके देखिए, वहां की विधानसभा उपचुनाव में? समाजवादी पार्टी सत्ता रूढ़ी पार्टी नहीं है, हम विपक्ष की पार्टी हैं। तो इस चुनाव में हम यही लेके जा रहे हैं कि देखिए, अगर एक जो विपक्ष, मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश अगर हम जो कर रहे हैं, तो उसमें अगर गोला गोकर्णनाथ से हमारा विधायक आएगा जो कि जनता की मुसीबतें, जनता की दिक्कतें, जो किसानों के मसले हैं, वो सब सदन में बहुत अच्छे से उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे। और जब विनय तिवारी जी जैसे वहां के विधायक होंगे, तब वहां का जो चतुर्मुखी विकास है, जितना भी एक विधायक के हाथ में ताकत होती है, वो करके वहां पे दिखाएंगे। और जो सिर्फ बातें होती हैं, जैसे आज भी हमने सुना कि गन्ना किसानों की भुगतान के ऊपर नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने बोला है ना कि पराई शुरू होने से पहले भुगतान हो जाएगा। जी, पराई शुरू होने से पहले भुगतान हो जाएगा, ये बयान है। लेकिन आप देखिएगा, अगर ये 3 दिन के अंदर अगर ये भुगतान हो गया, तब तो देखिए हो गया। लेकिन अगर चुनाव के परिणाम के बाद का इंतजार करेंगे, तो ये वैसे ही सपना है, मुंगेरीलाल के सपने, जो कि हेमंत तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले हेमंत तिवारी जी का रुख करते हैं। हेमंत जी, उपचुनाव सत्तारूढ़ दल के लिए काफी कुछ आसान एक टारगेट होते हैं और यहाँ पर सहानुभूति की लहर भी है। गन्ना किसानों की जो समस्या है, मुख्यमंत्री ने आज ऐलान कर दिया है कि पेराई से पहले किसानों का पेमेंट किया जाएगा। उस इलाके को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? क्योंकि अजय मिश्रा टेनी का जो विवाद हुआ था, उसको विपक्ष इनकैश कराने में नाकाम रहा था और सहानुभूति की लहर है ही, तो उस पूरे इलाके के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरह की लहर है? देखिए, एक उपचुनाव है, सिंगल असेंबली सेगमेंट का मुद्दा वहाँ कुछ नहीं है। ये मुद्दा फालतू की बातें लोग करते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा एक वहाँ कॉमन होता है, एक तो इस सीजन में बाढ़ है, दूसरे गन्ने का भुगतान। गन्ने के भुगतान पर आज मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि इसके बाद सारी चीज़ें डिफ्यूज़ हो गई। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं देखता हूँ, देख पा रहा हूँ, जितना मैंने समझा, जितना मैंने बात की है, भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड ही नहीं, बहुत मजबूत अपर हैंड वहाँ है। अब परिस्थितियाँ ऐसी वहाँ बन गई हैं कि सीधी लड़ाई है, मतलब बाइपोलर इलेक्शन है। बसपा लड़ नहीं रही है, कांग्रेस लड़ नहीं रही है। 48.67% करीब वोट अरविंद गिरी को मिले थे, 37.30 कुछ ऐसे मिले थे विनय तिवारी को। तो विनय तिवारी समाज, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों के वोट परसेंटेज मिला दिए जाए तब तो वो स्वर्गीय अरविंद गिरी के बराबर होते हैं, जो असंभव है जी। ऐसा है, मैं एक बात बताऊं, मुझे तो इस इलाके में बहुत बार जाने का अवसर मिला। रमन जी, स्वर्गीय अरविंद गिरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत शानदार शख्सियत थे। एक ज़माने में समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत नेताओं में उनका शुमार होता था। लेकिन अभी श्रीमान जी बता रहे हैं कि वो 3 बार हमारे एमएलए रहे, तो भाई 2012 में उनका टिकट क्यों काट दिया? 2012 में आपने ही टिकट काटा उनका, और उनको कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ा। तो अरविंद गिरी ने पिछले 3 दशक से अधिक समय की अपनी खुद की राजनीति में जो वहाँ एक ताना बाना बुना, एक सामाजिक स्तर पर अपना खुद का व्यवहार बनाया, जो संबंधों की पूंजी कमाई, वह वहाँ किसी भी पार्टी के किसी भी एजेंडे, किसी भी मुद्दे से बहुत ऊपर है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, हार जीत का अंतर काफ़ी अच्छा खासा होगा, ये मैं प्रथम दृष्टया बता सकता हूँ। बाकी इलेक्शन है, इलेक्शन में तो अपोजिशन यहाँ तक कह रहा है कि इन परिणामों की गूंज गुजरात तक जाएगी। हाँ, कभी कभी होता है कि कुछ इलेक्शन ऐसे टाइम पे पड़ जाते हैं कि उनकी टाइमिंग उनके रिजल्ट की अहमियत बढ़ा देती है। जैसे कहीं म्यूनिसिपल के इलेक्शन होने हो, उसके पहले बाई इलेक्शन कोई असेंबली का हो और रूलिंग पार्टी हार जाए, तो एक नेगेटिव मैसेज जाता है। बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पर बीएमसी के इलेक्शन होने हैं मुंबई में,
वहाँ एक बाई इलेक्शन हो रहा है। बीएमसी के इलेक्शन के परिणाम क्या होंगे उसके संकेतक के रूप पर अंधेरी ईस्ट का बाई इलेक्शन माना जा रहा है। अब देखिएगा होता है, लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ विशुद्ध रूप से आज नोट कर लीजिएगा, इसको लॉक कर लीजिएगा, 6 तारीख को शाम को फिर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गोला गोकर्णनाथ में बहुत आगे, आगे नहीं बहुत आगे है जी। हार जीत का फर्क अच्छा खासा होगा। जाति वहां बहुत मैटर नहीं कर रही है। हाँ, अपोजिशन के पास इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब से हैदराबाद से ये सीट बदली, हैदराबाद नाम से बदली, तब से एक आया है कि इसके परिसीमन में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। जी बिल्कुल, तो 55,000 के आसपास है। और चूंकि अपोजिशन में और कोई दूसरी पार्टी लड़ नहीं रही है, तो मुस्लिम मतदाता 55,000 के आसपास बिल्कुल मुस्लिम मतदाताओं की संख्या, दूसरे कुर्मी मतदाताओं की, जिसको हम किसान कहते हैं। सबसे ज्यादा कुर्मी है 80,000 कुर्मी मतदाताओं की और मुस्लिम मतदाता जी। तो कुर्मी वोटों के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। अभी भी ये माना जाता है और देखा गया है कि अगर पिछले असेंबली इलेक्शन को आप छोड़ दें, पिछले असेंबली इलेक्शन में कुछ पॉकेट्स में कुर्मी वोट नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी को, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, उसका उपाय ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है जी। भाजपा, यहाँ के जितने महत्वपूर्ण कुर्मी नेता रहे हैं वो भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं शुरू से। राम कुमार वर्मा भी यहीं से रहे हैं, जो जिनका निधन हुआ था और वो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ रहे। तो कुर्मी वोटों की चिंता उनको नहीं है। हाँ, मुस्लिम वोटों का एक साथ जाने का अवसर बन सकता है। वैसे ही मैं बता दूं आपको, रमन, आपको याद हो, आपके साथ मैं पिछले कई वर्षों से डिबेट करता हूं जी। 2019 में मैंने आपको पहली बार कहा था कि इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ये जो पसमादा मुसलमान हैं, जो लाभार्थी क्लास हैं, जिनको मकान मिल रहा है, दुकान मिल रही है, छत मिल रही है, टॉयलेट मिल रहा है, गैस मिल रही है, किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है, वो कास्ट, क्रीड और रिलीजन छोड़ करके उसका कुछ फीसद भारतीय जनता पार्टी को जा रहा, आपको जरूर याद होगा। और बिल्कुल याद है, वो सच बाहर आ गया है। तो उसमें भी 100% की हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सब अपोजिशन को जाएगा। तो मोटा तौर पर आप ये समझिए, चूंकि इशूज ना वहाँ कोई उठ पा रहे हैं, न इशूज वहाँ कुछ बच्चे खास हैं। एक इशू जो आज सीएम ने एड्रेस कर दिया, इतना विश्वास लोगों को होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का मार्ग निष्कंटक है। देखना होगा कि जीत का फर्क कितना बढ़ता है। जीत का फर्क कितना होगा ये देखना होगा। प्रकाश शुक्ला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, आपका क्या आकलन है? रमन जी, गोला की अगर राजनीति को समझना है तो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और वहाँ से इसको लेकर के आना पड़ेगा कि दरअसल गोला की राजनीति चलती कैसे आई। जी। काफ़ी हद तक अगर हम देखें, जो अभी आपने देखा भी, जो जातिगत जो आंकड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गोला में। जी। पुराने जितने भी हम अगर चुनाव देख लें, ब्राह्मण एक बड़ा वहाँ पे एक फैक्टर है, क्योंकि बहुमत है ब्राह्मण के पास में, काफ़ी डोमिनेटिंग एक कम्युनिटी है वहाँ पे। लेकिन अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो कुर्मी सबसे ज्यादा 80,000 सबसे ज्यादा है। इसके बाद दलित हैं 65,000, ब्राह्मण 55,000 है, और ब्राह्मण के बराबर ही मुस्लिम भी है। जैसा अभी देखिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे हेमंत जी ने कहा था, देखिए अभी पिछले चुनाव की अगर बात करें, ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, लगभग 49% के आसपास भाजपा ने का परसेंटेज रहा वोटर के साथ में, और लगभग 37% के आसपास समाजवादी पार्टी का रहा। बसपा और कांग्रेस अगर देखें 9.5% का कोई वोट शेयर था बसपा का, और 1.4% के आसपास कांग्रेस का था। जैसा आपने कुर्मी की बात की, ये जो वोट बैंक था बसपा और कांग्रेस का, यदि समाजवादी पार्टी इनके ऊपर फोकस कर लेती अब तक, तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। आज काफ़ी करीब हम लोग बैठे हैं इस चुनाव के, और अब काफ़ी हद तक पिक्चर जो है वो क्लियर होती जा रही है, सारा चेहरा स्पष्ट होता जा रहा है कि क्या कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अब तक, जब तक अरविंद गिरी जी रहे महाराज, तो वहाँ पर पार्टी की दरअसल राजनीति नहीं होती रही। अरविंद गिरी जी अपने आप में एक बड़ा शख्सियत थे, एक ऐसा उनका ऑरा था कि जिस तरह से उनके, जैसा भी हेमंत जी भी कह रहे थे, कि जिस तरह का उनका पर्सनल जो व्यक्तिगत संबंध रहे, उस क्षेत्र में लोगों के बीच में उनका उठना बैठना रहा, साथ ही पूरा परिवार जुड़ा रहा है। अरविंद गिरी जी का देखें, उनके चाचा, भतीजे, तमाम लोग, सब लोग मिल करके चुनाव लड़ते थे। तो पार्टी कोई रही हो, लेकिन अरविंद जी का जो दबदबा था वो गिरी जी का वो सदैव रहा। 2012 में जो हुआ वो, चूँकि अरविंद गिरी जी, सभी पार्टी, कोई ऐसी पार्टी छूटी नहीं जिस पार्टी में वो गए ना हो,
तो उसका एक असर पड़ा। लेकिन इस बार एक चीज़ मैं देख रहा था जिस पर मुझे रमन जी पहले संशय हो रहा था कि शायद इसका कुछ गलत असर पड़ सकता है, कि जैसा इस बार से पहले जो अरविंद गिरिजू जी का जो चुनाव होता रहा है वो उन्होंने स्वयं लड़ा है अपने बलबूते पर, उनके परिवार ने अपने बलबूते पर और अपने संबंधों के जरिए। इस बार पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहाँ पे यदि आप देखें तो लगभग 40 के आसपास स्टार प्रचारक हैं, जहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आपके दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जोड़ की। लेकिन यहाँ पे देखिए रमन जी एक थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पे आ रही है कि पूरी ताकत में समाजवादी पार्टी यहाँ थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। देखिए इनके जो अध्यक्ष महोदय भी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट एक ऐसा दे दिया था कि साहब अब ये चूंकि नेताजी नहीं रहे तो ये चुनाव जीतना अब हमारे लिए एक तरह से श्रद्धांजलि हो गई उनके लिए, ये एक हमारे लिए एक नाक की उन्होंने बात बना ली। लेकिन स्वयं इस चुनाव में किसी तरीके से शरीक दिखाई नहीं दिए वो। अब आप ये समझिए कि उनके जो चुनाव प्रचारकों की जो लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की, उसमें सबसे पहला नाम माननीय अखिलेश यादव जी का है। उनका कोई सहयोग इस पूरे चुनाव में दिखा ही नहीं। विनय तिवारी जी अगर कायदे से देखा जाए तो ये जज्बे की बात है और पीठ थपथपानी चाहिए इनको अपने कैंडिडेट की वहाँ पर कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी सपोर्ट बाकी दिखाई नहीं देता। हाँ, अपने कैडर के जरिए ही सिर्फ लड़ना है चुनाव, उपचुनावों में ना आना और अपनी छवि को बचाना, यह एक तरीका मेरे ख्याल से विनय तिवारी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बार मेरे को जो शंका थी, जो मैंने आपसे कहा कि इस बार पूरी तरीके से पार्टी जो है वो खुद चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी। तो जो लोग जुड़े रहे हैं, इनके जो परिवार के और लोगों से, चाचा हो गए, भतीजे हो गए और तमाम, उन लोगों का बड़ा अच्छा पैठ है पूरे क्षेत्र में। लेकिन मुझे लगता नहीं था कि शायद इनका कोई सहयोग मिलेगा, या हो सकता है लोग छिटकेंगे जिसकी वजह से इनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री का, स्वयं ब्रजेश पाठक जी हो गए, आपके ये PWD मंत्री हो गए, ये सभी लोग लगातार जिस तरीके से वहाँ पे एक तरह से कैंपिंग कर रखी है, तो उसका पूरा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है अरविंद गिरिजू जी के सुपुत्र को। और अब एक पिक्चर साफ होती जा रही है कि भले ही 10 कदम ना ऐसे ही, लेकिन कम से कम 2-3 कदम तो आगे ही है। चलिए, बीजेपी आगे दिख रही है। ओपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। ओपी सिंह साहब, एक बात बताइए, सरकार आपकी है, आपकी सरकार सत्ता में है, आपकी पार्टी मजबूत है, 12 महीने इलेक्शन मोड में रहती है, तो इतने छोटे से उपचुनाव में अपनी पूरी इतनी ताकत झोंकने की क्या जरूरत थी, और खासतौर से उस विपक्ष के सामने जो कि बिल्कुल बिखरा हुआ है? रमन जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव पूरी ताकत से लड़ती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। वो उस दल की तरह नहीं है कि एक बड़ा चुनाव हो और उस क्षेत्र में वो उसका नेता जाए ही नहीं। दरअसल जो बेसिक अंतर है, अभी मैं सबका सुन रहा था कि 2014 से उत्तर प्रदेश का समीकरण बदला है, और वो समीकरण है, प्रमुख समीकरण है, महत्वपूर्ण समीकरण है, वह यह है कि 2014 के पहले जो चुनाव लड़े जाते थे वो जाति के आधार पर लड़े जाते थे, तुष्टीकरण के राजनीति पर लड़े जाते थे। 2014 से, जब से हमारे मोदी 2014 मैदान में आए, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की समीकरण बदल चुका है। अब जातिवाद जब डिबेट होता, इतने मुसलमान, इतने यादव, इतने कुर्मी, इतने ब्राह्मण, इतने रमन जी देखिए, कहाँ गया? बात है नहीं, 52% से उत्तर प्रदेश के चुनावों को आप जाति से तो विलग कर ही नहीं सकते। ये तो खैर कहने की बात है, जाति से आप विलग कर नहीं सकते। हाँ, ठीक है। और एक बड़ा शेयर है वहाँ पे, आप सभी देख रहे हैं कुर्मी की वहाँ पे कितनी जनसंख्या वहाँ पे किस तरीके से, और ब्राह्मणों का किस तरीके से बोलिए ओपी सिंह। डोमिनेटिंग एक कम्युनिटी है, तो उसको तो आप अलग कर ही नहीं सकते। ओपी सिंह जी, देखिए, एक चीज का तो आपको फायदा मिलेगा, एक चीज आप सुनिए ना, आप हमको नहीं देखिए, बात सुन लीजिए। ओपी सिंह बोलिए। सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो कहीं पे कोई चीज है जो टोकने वाली, वो वहाँ पे जरूर टोकूंगा, क्योंकि उससे नहीं कह सवाल पूछा जा रहा है कि आपसे पूछा। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन देखिए जहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, समझने की कोशिश है। अभी हाल ही में यदि देखें, देखिए अभी आपको भी पता है गन्ने का जो पेमेंट भुगतान, वो एक बड़ा मुद्दा था और है, गोला के लिए रहेगा। ओपी सिंह, आप कंटिन्यू रहिए, सदैव रहेगा। कैसे बोलूं, बीच में टोक रहे हैं, देखिए, सुन लेते हैं ओपी सिंह को, सुनने को तैयार नहीं। बोलिए, आप बोलिए। लेकिन आप समझिए, देखिए चाहे वो गैस रसोई वाली बात, गैस सिलेंडर की बात हो, परिचय हमको फिर से बताइए कौन है। बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था कि वो जाति समीकरण टूट चुका है, यमुआई का नारा टूट चुका है, और इसका उदाहरण है रामपुर और इसके बाद आजमगढ़, और इसके पहले जितने भी चुनाव हुए। अच्छा, ये बताइए, जाति समीकरण टूट चुका है तो आपकी पार्टी के अंदर ही डिफरेंट जातियों का सम्मेलन अलग अलग करने की क्या जरूरत होती है आपकी पार्टी को?
नहीं, सम्मेलन हर पार्टी करती है, हम करते हैं, हम क्यों नहीं करें? देखिए, क्या इसको प्रतिबंध है समीकरण कि की हम बात कर सम्मेलन रहे नहीं हैं करें? रमन जी, एक सीरीज हम बात है। तो, लेकिन तो आप अगर ये इनको बताइए, हेमंत जी की से बात जवाब ना लेंगे, होती, हेमंत जी से जवाब लेंगे, बार बार इनको ब्रिजेश पाठक जी को वहां नहीं बैठाना पड़ता। हेमंत जी से जवाब लेंगे। रमन जी एक चीज ये बताइए, लेकिन जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, बताइए। जांच पूछ के चल हेमंत रही जी, है, इनकी पूछ पार्टी के को चल रही है। जातिगत सम्मेलन करने की जरूरत क्या पड़ती है अगर जाति जितनी योजनाएं आधार नहीं है चल तो? रही है, वो सबके लिए चल रही है। ऐसा तो है नहीं किसी जात विशेष के लिए योजना चल देखिए, रही ऐसा है, और उसी को लाभ मिल रहा है। अरे एक मिनट ओपी भाई, एक मिनट ओपी भाई, एक मिनट। अरे ओपी सिंह, मैं हेमंत तिवारी हूं। गुरुदेव, आप मेरे गुरुदेव हैं, सुन लीजिए, आप मेरे गुरु पहले हैं सुनिए। अरे सुनिए, देखिए ऐसा है कि अपनी पार्टी को डिफेंड करना ये तो सबका काम है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ताना बाना और ढांचा इस कदर सिकुड़ चुका है कि बिना ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य, दलित गिने आप जिंदा नहीं रह सकते राजनीति में। सब करते हैं, सबको करना है, सब कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, चूंकि इनकी पार्टी लगातार जीत रही है तो इनकी पार्टी ऐसे थोड़ी बहुत बड़े नुस्खे पे जीत रही है। उसका कुछ अरे कारण होगा ना गुरु। अब मैं बता रहा हूँ। हेलो, हमने कहा गुरु, उसका कुछ कारण मैं यही तो होगा कह रहा लगातार हूँ। जीतने का। अरे मैं लगातार वही बताता हूँ क्या कारण है, लेकिन मैं ओपी सिंह जी ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपको राजनीति करनी है तो आपको जातियां गिननी होगी। जाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक सच्चाई है। जात को इग्नोर करके आप जिंदा नहीं रह सकते, वो तो आपको करना पड़ेगा। सब करते हैं भाई, लगातार आप देखिए, ब्रिजेश पाठक हो गए, इनके जितेंद्र प्रसाद हो गए, लगातार कैंपिंग कर रहे हैं। क्यों करने पड़ा? इनको ये चीज पता है। देखिए रमन जी, एक बहुत कड़वी सच्चाई है गोला की, इनको पता है, ये जानते हैं, इनकी पार्टी जानती है। गोला की सच्चाई सुन लीजिए, गोला की सच्चाई सुन लीजिए। देखिए, एक सत्य को ये जानते हैं बहुत कायदे से, चूंकि वो एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे ब्राह्मणों का वोट बहुत ज्यादा मैटर करता है। विनय तिवारी लगातार ब्राह्मणों की राजनीति करते आए हैं, हालांकि 6 बार लड़े, एक ही बार जीते, लेकिन जब जीते भी तो जो उस वक्त समीकरण थे उसमें ब्राह्मणों का बड़ा रोल था। नंबर 2 जो मुस्लिम थे, देखिए जो नंबर 2 पे आई थी सिमी बानो जो थी, आप याद कीजिए कि मुस्लिमों का भी बड़ा वो उस पर असर था। उस वक्त गिरी साहब का कहीं नाम क्यों नहीं आ रहा था? कारण एक बड़ा चीज़ था, और ये चीज़ ये भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है। अरविंद गिरी जी की स्वीकार्यता ब्राह्मणों में इतनी हद तक है नहीं गोला के। कारण ये है, देखिए सभी को पता है, उनका सर्टिफिकेट भी लगा है, वो बैकवर्ड से आते हैं। विनय तिवारी एक सुपड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं कि जो ब्राह्मण वोट है एक तरफ जाए। यदि इस बार, वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा भी था कि अगर इस बार इनकी पार्टी समाजवादी पार्टी अगर जो गणित बसपा और कांग्रेस का था उसमें कुछ सेंध लगा लेती, देखिए मुस्लिम बहुत बड़ा एक वहाँ पे फैक्टर है, लगभग 55,000 के आसपास एज यू सेड, तो इतना बड़े वोटर के साथ में ये अगर ढंग से अगर इसके ऊपर काम कर लेते, वक्त रहते, तो शायद इनको कुछ फायदा हो सकता था। लेकिन बस यही है कि इस बार आपको चूंकि निकलना है, और अरविंद गिरी जी का एक सहानुभूति, देखिए 2 जगह सहानुभूति फैक्टर फेंके गए। एक सहानुभूति तो ये था कि जो अखिलेश जी ने कहा कि साहब ऐसा है कि नेताजी के निधन पे ये सीट जीतनी हमारे लिए जरूरी है, श्रद्धांजलि होगी, वो ये एक सहानुभूति उन्होंने बटोरने का प्रयास किया। दूसरी यहाँ पे सहानुभूति एक और दूसरी चल रही है, वो अरविंद गिरी जी महाराज की स्वयं की है, उनका न रहना। ठीक बात। तो जो भारी पड़ेगी और वो सबको पता है। समीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। समीर, एक बात ये बताइए कि अजय मिश्रा टेनी के पुत्र को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, किसानों पर जीप चढ़ा दी, रौंद दिया किसानों को, उसके बाद भी विपक्ष उस इलाके में इस पूरे मुद्दे को उतनी अच्छे तरीके से इनकैश नहीं कर पाया जितने अच्छे तरीके से वो कर सकता था और सरकार पे दबाव बना सकता था। तो ऐसे में आप कितने भी स्टार प्रचारक अपने उतार दें, वहाँ पर कहीं न कहीं विपक्ष बिखरा हुआ दिखता है।
रमन जी, विपक्ष बिखरा हुआ इस चुनाव में तो भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस और आपने भी पूरी ताकत लगाई है ना, तो कौन से फैक्टर के जी कौन सा फैक्टर हमने पूरी ताकत लगा रखी है। और देखिए हमारे पास फैक्टर वही हैं जो जनता की मुसीबतें हैं। देखिए हम सत्तारूढ़ दल नहीं है तो हम कोई बहुत बड़े विकास कार्य या विकास योजनाएं को तो प्रॉमिस नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने तरफ से ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि जो दिक्कतें हैं, गोला गोकर्णनाथ जो असेंबली जो विधानसभा है वहां के जितने भी लोग हैं, उनकी जो दिक्कतें, उनकी जो समस्याएं हैं, आप कैसे दूर करेंगे? उनको क्या कहते हैं? देखिए आप एक बात देखिए बताइए, एक सीट में कोई बड़ी ये तो योजना उपचुनाव है ना, ये तो उपचुनाव है, ये उपचुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव होता तब आप कुछ आगे बढ़ के बोल भी सकते थे कि आपकी सारी समस्याओं को हम का समाधान करेंगे जब हम सत्ता में पहुंचेंगे तो। लेकिन ये तो उपचुनाव है, यहाँ पे उन लोगों का उस इलाके के लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे आप अगर वो जीत भी जाए? रमन जी इनका जो कहना है, अभी एक जो चीज़ अभी इन्होंने बता तो डंके की तौर पे सभी डंका पीटते हैं कि साहब मैं जीतूंगा जब तक चुनाव नहीं हो जाते। एक चीज़, एक सीधी सी बात यह है, यदि आप इतना ही कॉन्फिडेंट और इतना ज़्यादा आप यदि उस लोकल वहाँ की जो मुद्दे हैं उसको लेकर के इतना ज़्यादा आप सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, एक बात मुझे नहीं समझ में आती, आपका जो एक स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनती है उस पर जो नंबर 1 पे व्यक्ति है उसका स्वयं का वहाँ पे आना नहीं होता। आप ये बताइए, ये आपने स्टेटमेंट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस बिना पर दिया था कि साहब ये नेताजी के लिए श्रद्धांजलि होगी? आपने तिवारी जी को अपने कैंडिडेट के सर पे एक बोझ ला दिया है, वो एक स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। जो स्ट्रेस लेना चाहिए था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने ना लेकर के आपने अपने कैंडिडेट पर डाल दिया और किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं। जी रमन जी, जो अभी बात अभी हमारे साथी बोल रहे हैं, तो अगर ये स्ट्रेस की तरह देख सकते, देखिए एंगल है, ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस अखिलेश यादव जी क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? ये स्ट्रेस की जगह स्टार प्रचारक वही है, सबसे पहला नाम उनका है कि भी आपको परफॉर्म मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं वहां? जी देखिए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वहां पे अगर गोला गोकर्णनाथ की अनुपस्थिति की बात करें तो मुझे लगता है कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ पे सब लोग बहुत वरिष्ठ हैं, तो ये बात इस समय उनके ऊपर डालनी सही नहीं होगी। हम सबको पता है कि वो किस समय से गुजर रहे हैं, हम सबको पता है कि अभी कितना समय हुआ है, अभी सारी संस्कार खत्म हुए। इसके चलते अगर हमारी 39 लोगों की स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी, इसके चलते अगर हम जो भी 39 स्टार प्रचारक हैं अगर हम देखें तो वहाँ पे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, विधायक और सारी जितना भी हमारा अभी जो, क्योंकि देखिए थोड़ा सा डिले चल रहा है क्योंकि नेताजी की वजह से हमारा अभी जो संगठन तैयार होता वो संगठन तैयार नहीं हो पाया, तो जितना भी जो निवर्तमान संगठन था वो भी वहाँ पे पूरा काम कर रहा है। और सिर्फ गोला गोकर्णनाथ का ही निवर्तमान संगठन नहीं, पूरे प्रदेश का संगठन जो भी है वहाँ पे कई जिलों के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष और सारी संगठन वहाँ पे मौजूद हैं जो कि लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहाँ की जनता को समझा रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके से भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से प्रदेश और उस विधानसभा और प्रदेश की जनता के लिए कितने हानिकारक है। और ऐसा नहीं है कि एक मुद्दा, यहाँ पे आप देखिए कि कितनी सारी ऐसी जनता है। आप ये कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि गन्ना भुगतान हो जाएगा, ये खाली एक ऐलान हुआ है, तो क्या ऐलान करते साथ ही क्या गन्ने का भुगतान हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। और ये गन्ना भुगतान हम देखें कि बहुत बड़ा इशू नहीं पा रहे हैं। देखिए मुस्लिम वहाँ पे 55,000 है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत टाइम से उठाया, मैं सोचा था पहले ही बोल दूं, लेकिन देखिए अगर ये कहा जा रहा है कि ये वन साइडेड फाइट है और अरविंद गिरी जी वहां पे जीत रहे हैं, अगर है ऐसा तो मुझे, और देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र है आप देखिए कि सारे के सारे 40 के का मंत्री वहां पे मौजूद है, पार्टी हर चुनाव एक मिशन के तौर पर लड़ती है। बात समझिए, वहां की जो पुलिस फोर्स है उनका मुख्यमंत्री, उनका उपमुख्यमंत्री, उनके सभी मंत्री सभी खड़े हैं वहां पे, उनको आपका अध्यक्ष नहीं आता, उनको लंबी छुट्टी पे भेजा जा रहा है। देखिए आप फिर वही अखिलेश यादव वाली बात करने लगे, जो चुनाव आए, जो जिस तरह से उन्होंने चुनाव। एक बात बताइए, हमारे सामने कुछ होता है, एक बात बताइए, अरे आपकी सरकार पे भी तो सुनिए भाई साहब, आपकी सरकार पे भी आरोप लगते थे कि आपकी सरकार ने एक जाति विशेष के लोगों को भर्ती किया था। जी हमारे उस समय आप लोग क्या बोलते थे? यहाँ पे प्रूवन है, यहाँ पे आप चले जाइए, देख लीजिए कौन से थानों पे कौन बैठे, और मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ।
चुनाव आयोग रमन ने जी, चुनाव आयोग ने रमन जी, मैं तो वहां बात ही नहीं कर रहा हूं। आपके राष्ट्रीय मैं अध्यक्ष तो- से एक मिनट चुनाव आयोग ने अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक स्पष्टीकरण मांगा, वो तो दे नहीं पाए वो। जी बिल्कुल देंगे, जब हमें टाइम दिया गया तब बिल्कुल दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हवा की बात तो है नहीं। अभी अगर हम कह रहे हैं कि एक जाति विशेष से रिलेटेड, एक जाति विशेष जो पुलिसकर्मी उनको हटाया जा रहा है, तो क्या हम मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं? क्या हेमंत CEO तिवारी जी के पास जाते को हैं, छुट्टी पे नहीं भेजा गया? क्या हेमंत SHO तिवारी को से- छुट्टी पे नहीं भेजा गया? क्या 2-2 SI को छुट्टी पे नहीं भेजा गया? ये कौन सा संयोग है कि एक ही जात के आप इतने सारे यही पुलिस रोना वालों को रोता वहां से हटा रहिए, दिया जाता रोते है? रहिए। ये आप किस हद विपक्ष तक है? देखिए, विपक्ष अगर इफेक्टिव नहीं रहेगा रमन तो जी, यही रोना रोता रहेगा बस। ये रोना नहीं है, रमन चुनाव जी, से ये रोना इन्होंने नहीं है, नहीं सीखा ये कि असलियत इनका है जो सबके मुकाबला सामने लाना किससे बहुत है। जरूरी है, क्योंकि देखिए सब अगर इनको आप ये नहीं पट्टी समझ बांध में के आ रहा बैठ रमन जाएंगे जी तो कि ऐसा इनका काम नहीं मुकाबला चलेगा। अगर हम डायनासोर विपक्ष से है, हम वो विपक्षी निकल दल जाएगा। हैं, हम इनको चुनाव नहीं लड़ समझ रहे में आ हैं, रहा। और अगर उनकी रणनीति चुनाव आयोग देखिए, शांत बैठा है आंखें पट्टी उनको बांध देखिए के, किस तो हम तरीके उसमें से कंप्लेंट भी चुनाव ना लड़ रहे हैं करें, वो, हम अपनी मिशन बातें भी लेके ना चल रहे हैं। रखें। वहां पे सब कुछ चुनाव आयोग तो पूछ रहा है ना कि किन किन लोगों के नाम काटे गए थे, आप लिस्ट दीजिए, जी बिल्कुल आप दिए उसका जाएंगे, प्रूफ लेकिन दीजिए। क्या जो उससे गोला गोकर्णनाथ के चुनाव का क्या रिलेशन है? हमारे साथ अगर गोला गोकर्णनाथ के चुनाव में हेमंत जी का कोई रुख पे करेंगे। नहीं हो रहा है तो क्या उसको चुनाव हेमंत जी का रुख करेंगे। जाएगा? हेमंत जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे पसमानदा का आपने जिक्र किया था, उत्तर प्रदेश में जितने मुसलमान हैं उसमें से एक जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 85% के आसपास पसमानदा मुसलमान हैं। मेरा ये कहना है आपसे, ये सवाल है कि मुस्लिम अगर 55,000 हैं वहाँ पर गोला गोकर्णनाथ सीट पर जहाँ उपचुनाव हो रहा है, 55,000 अगर मुस्लिम हैं, तो क्या आपको लगता है, जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि ये वन साइडेड फाइट है, तो आपको लगता है कि ये उनमें से जो पसमानदा का समाज है, पसमानदा का जो तबका है, वो बीजेपी को वोट देगा, वो अमन गिरी को वोट देगा सरकारी योजनाओं के बदले में या राष्ट्रवाद के बदले में? मैं आपको रमन एक बात बता दूं, पहले मैंने तो नहीं कहा कि एक तरफा है, ध्यान रखिएगा जी। शब्दों का। मैंने कहा कि मार्जिन बड़ा हो सकता जी, है। जी, जी, जी। ये कहा। और सुनिएगा रमन, मेरी इसको मेरी बदकिस्मती कह लें कि हर इलेक्शन के पहले मैं जो स्कोर देता हूं उस पर बहुत लोग चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, कई बड़े नेता मुझसे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन यह भी प्रभु कृपा है कि जो स्कोर देता हूं वो एकदम गोले के इर्द गिर्द रहता है। तो मैंने उस इलाके को बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए नहीं कि अरविंद गिरी मेरे मित्र थे, मेरा इस नाते लगाव है जी। एक तटस्थ जो जर्नलिस्ट के नाते मेरा अपना आइडिया स्टडी है, वो इस बार मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड वहां लेने जा रही है। और उसका एक बड़ा कारण बता दूं, जैसे अभी शुक्ला जी ने कहा कि अरविंद गिरी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हो सकता है उनके लड़के को तजुर्बा ना हो। भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव हर तरीके से लड़ रही है, एक शब्द बोल रहा हूं, हर तरीके से लड़ रही है, बड़ी जीत के लिए लड़ रही है। उसको पता है पूरी तरह सहमत कि अगर मार्जिन कम हुई, पूरी तरह या सहमत। कल्पना करिए कि अगर कुछ नकारात्मक हुआ तो यह बहुत ही खतरनाक होगा। बिल्कुल ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी खतरा मोल नहीं लेती है, रिस्क फैक्टर कम करके चलती है, इसलिए बार बार कर। और मैं देख रहा हूं ऐसी जगहों पर जहां समाजवादी पार्टी के लोग अभी जिस जगह को टच नहीं कर पाए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी यानी योगी सरकार के मंत्री 2 राउंड लगा चुके हैं। मुझे रोज की फीडबैक आ रही है। तो देखिए, भाजपा को चुनाव लड़ना आता है, भाजपा को हर इक्वेशन पता है चुनाव कैसे जीता जाता है, वो उसका मास्टर, भाजपा ने अपने आप की मास्टरी साबित कर रखी है। और 8 साल से आप उसकी जीत का पेस देख लीजिए। बिल्कुल 14, 17, 19, 22 लोग आते हैं, चिल्लाते रहते हैं, वो लड़ते हैं, जीतते हैं, और जितना बोलते हैं वही वहां तक जीतते हैं। तो यहाँ कुछ नया होने नहीं जा रहा है मेरी दृष्टि से। इशू कोई नहीं है, एक सिंगल इशू नहीं है, एक गन्ने वाला इशू, एक पॉकेट वहां बनता है, वो एक पॉकेट क्या पूरे लखीमपुर खीरी में बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इतनी बड़ी घटना के बाद, आशीष मिश्रा की घटना के बाद जिसकी चर्चा देश विदेश न्यूयॉर्क टाइम्स तक हुई, उसका असर पूरे लखीमपुर तक नहीं जा पाया भाई साहब। परिणाम देख लीजिएगा। और मैं ही कह रहा था कि इशू नहीं बनते, वहां कोई इशू नहीं है, बीजेपी का अपर हैंड है, अच्छा खासा मार्जिन बीजेपी को इसीलिए मैंने देखिए बिल्कुल सहमत हूँ आपसे हेमंत जी, बिल्कुल सही आपने देखिए। मैंने इसीलिए कहा कि देखिए जो चुनाव, एक तो एक बड़ी चीज़ है हमारे साथ, हमारे यहाँ कि हर चुनाव में हमारे जो
वोटर मतदाता होता है उसका जो याददाश्त है बड़ी कमज़ोर होती है। बड़ा से बड़ी घटना हो जाए, लेकिन अभी जो कंडीशन है अंततोगत्वा जितना भी वोटर वोट डालने वाला है उसमें कास्ट फैक्टर, जात फैक्टर बहुत बड़ा कारण होने वाला है। इसके अलावा और कोई बड़ी चीज़ वहाँ पे दिखाई नहीं देती। हाँ, ये दो छोटे मुद्दे अब हो गए क्योंकि जब से ये अंततः फिर से वही बन गया, आकर के एक कास्ट फैक्टर बन गया। नहीं तो ये दोनों मुद्दे थे और बिल्कुल रहेंगे गोला के लिए, क्योंकि गोला के लिए भुगतान करने का बहुत बड़ा इशू रहा है। और पिछली बार जो उनको एक वायदा जो किया गया था आश्वासन मिला है सिलेंडर का, उसका कितना फर्क आपको लगता है पड़ेगा? आज जो आश्वासन मिला है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि पेराई शुरू होने के पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए रमन जी, एक चीज़ है कि क्योंकि 3 तारीख को ही चुनाव है। हाँ, चुनाव 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बाद चुनाव है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति आकर के यदि इस तरीके का घोषणा करता है तो देखिए यहाँ पर जनता भी ये सोच के चलती है। देखिए 1.5 मैसेज जरूर जा रहा है, चाहे वो वहाँ पे प्रधान हो, चाहे जो भी वहाँ पर कार्यकर्ता हो, सबके पास एक मैसेज है कि 4.5 साल सरकार हमारी है। तो इसका अब या तो आप सरकार के मुखालफत कर दीजिए, अगेंस्ट चले जाइए, तो फिर आपको क्या लाभ होने वाला है, या फिर सरकार के साथ ले लीजिए, चॉइस आपकी है। ये एक दिमाग में वहाँ पे बैठा दिया गया और ये चीज़ें बहुत ढंग से पुख्ता तौर पे दिमाग में सबके बैठा दिया गया। तो ये तो बात है ही है कि जो एक स्टेटमेंट आज दिया है मुख्यमंत्री जी ने, उसका असर बड़ा पड़ेगा। चलिए, ये देखना होगा कि कितना असर पड़ेगा। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, 3,95,433 मतदाता हैं कुल विधानसभा गोला गोकर्णनाथ जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कुर्मी है 80,000, ब्राह्मण हैं 55,000, दलित हैं 65,000, मुस्लिम हैं 55,000, क्षत्रिय हैं 25,000, वैश्य हैं 35,000, सिख हैं 25,000, अन्य पिछड़ा वर्ग 45,000 और अन्य की तादाद है तकरीबन 10,000 के आसपास। मुद्दे भी बहुत रहे हैं, बाढ़ का मुद्दा रहा है, गन्ना भुगतान का मुद्दा रहा है, किसानों का मुद्दा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए कि उनको जीत का मार्जिन अपना हमेशा ज़्यादा रखना है ताकि एक अच्छा सा मैसेज जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी सिंह जी, समीर सिंह जी, हेमंत तिवारी जी, प्रकाश शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।